आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, ये है आज तक रेडियो का स्पेशल शो कोरोना कवरेज। मैं हूं खुशबू। इस स्पेशल पॉडकास्ट सीरीज में हम लेकर आते हैं दुनिया भर की कोरोना से जुड़ी अपडेट्स। कहाँ क्या नई स्टडी हुई है, कहाँ कोरोना के मरीज घटे हैं, बढ़े हैं, इस बीमारी की रोकथाम के लिए दुनिया के किस कोने में क्या कोशिशें जारी हैं, ये सब कुछ आपको मिलेगा यहाँ। आज के कोरोना कवरेज में आपको बताएंगे कि कैसे एक आम निमोनिया कोविड मरीजों के निमोनिया से अलग है, फिर जितनी भी वैक्सीन्स बनी हैं उसकी कीमत क्या है। अंत में मुलाकात एक ऐसे कोविड वॉरियर से जो कोरोना मरीजों की देखभाल करते हुए उसकी चपेट में आ गए। लेकिन उससे पहले देश दुनिया से आई कोरोना अपडेट्स को सुनते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 16 जनवरी को दिल्ली में 81 जगहों पर वैक्सीन लगाई जाएगी। हर लोकेशन पर एक दिन में लगभग 100 लोगों को वैक्सीन लगेगी। वैक्सीन सप्ताह में 4 दिन लगा करेगी और ये दिन है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और गुरुवार। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कोरोना वैक्सीन के लिए चलाए जाने वाले नेशन वाइड ड्राइव के पहले दिन करीब 3 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाए जाने का काम देश भर में 2934 जगहों पर शुरू किया जाएगा। दिल्ली में 90% तक कोरोना वायरस के मरीज कम हो गए हैं। साथ ही अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या भी तेजी से कम हुई है। अस्पतालों में कोविड-19 के लिए रिजर्व बेड्स की बात करें तो अभी 88% बेड्स खाली हैं और 12% पर ही मरीज हैं। भारत बायोटेक के प्रमुख डॉक्टर कृष्णा एला ने कोवैक्सीन की प्रामाणिकता के संदर्भ में कहा है कि वह इसे अपने 6 साल के पोते को भी देने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने अपनी कंपनी की इनएक्टिवेटेड वैक्सीन को 2 से 12 साल तक के बच्चों के लिए सही बताया है। भारत सरकार के निर्देश के मुताबिक राजस्थान में 16 जनवरी से शुरू होने वाली कोरोना वैक्सीन अब पूर्व में प्रस्तावित 282 सेशन साइट की बजाय 161 सेंटर्स पर ही लगाई जाएंगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना वैक्सीन को लेकर कहा है कि देश में 135 करोड़ लोग रहते हैं और केंद्र सरकार ने कहा है कि वो 3 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन देगी। इस पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, तो बाकी 132 करोड़ लोगों का क्या होगा। WHO के अनुसार कोविड-19 का नया यूके स्ट्रेन अब तक 50 देशों में फैल चुका है। वहीं दक्षिण अफ्रीका में पाया गया कोरोना वायरस का वेरिएंट अब तक 20 देशों में मिल चुका है। चीन में एक बार फिर कोरोना का कहर शुरू हो गया है। 8 महीने के बाद चीन में वायरस की चपेट में आकर एक शख्स की मौत हो गई। इससे पहले मई में वायरस के कारण आखिरी मौत हुई थी। इस बीच विश्व WHO की विशेषज्ञ टीम जल्द ही चीन का दौरा कर सकती है। अब बात करते हैं एक रिसर्च पर। रिसर्चर्स, डॉक्टर्स कोरोना के हर पहलू को समझने में लगे हैं और आज नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिसिन के एक रिसर्च पर हम लोग बात करेंगे। ये रिसर्च नेचर्स मैगजीन में पब्लिश हुई है। इस रिसर्च में बात हुई है निमोनिया के बारे में। लंग्स ही सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है निमोनिया में। अब सवाल है, एक आम निमोनिया और कोविड-19 में निमोनिया हो जाए तो क्या ये अलग है? जब रिसर्चर्स ने स्टडी की और कोविड-19 निमोनिया के पेशेंट्स के लंग्स इम्यून सेल्स को उन पेशेंट के लंग सेल्स से कंपेयर किया जिन्हें किसी दूसरे वायरस या बैक्टीरिया से निमोनिया हुआ हो, पता चला कि हाँ, एक आम निमोनिया और कोविड-19 निमोनिया एक दूसरे से अलग है। चलिए हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर प्रेयस वैद्य से बातचीत करते हैं, जो फोर्टिस हॉस्पिटल में पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। उनसे समझते हैं कि क्या है ये पूरी रिसर्च। डॉक्टर, जब किसी को एक टिपिकल निमोनिया हुआ हो और वही जब कोविड का निमोनिया हो जाए तो दोनों में क्या फर्क है? निमोनिया का अर्थ एक सरल भाषा में कोई भी इन्फेक्शन जब भी फेफड़ों को होता है तो उसको निमोनिया बोलते हैं। तो टिपिकल निमोनिया और एटिपिकल निमोनिया और कोविड निमोनिया, यूजुअली जो भी वायरल निमोनिया होता है उसको यूजुअली एटिपिकल माना जाता है। टिपिकल इज बुखार आना, खांसी आना, पीला बलगम होना, और यूजुअली टिपिकल निमोनिया ऐसे जंतुओं से होता है जो एनवायरनमेंट में यूजुअली प्रेजेंट हो और वो काफी एक इंसान की रोग प्रतिकार शक्ति के हिसाब से जिसको वो ज्यादा प्रोन होते हैं वो उनको होता है। अभी टिपिकल निमोनिया और कोविड निमोनिया, हालांकि अभी ऐसा है कि वी आर इन अ पैंडेमिक, तो पैंडेमिक में कोई भी निमोनिया पहले कोविड का माना जाता है अनलेस प्रोवन अदरवाइज। तो उसके लिए उसमें भी बुखार आना, खांसी आना,
सोर थ्रोट, गले में खराश, गले में दर्द, ये हो सकता है। इसके अलावा कोविड में कभी कभी फेफड़ों के बाहर की दिक्कतें हो सकती है। गला एक चीज है, दूसरा है कि लूज मोशंस हो सकता है, कभी कभी गिडीनेस, कंफ्यूजन हो सकता है। ये सारी चीजें जो फेफड़ों के बाहर के भी अपने को सिम्टम्स आते हैं, उसको एटिपिकल माना जाता है और वो वायरल कोविड एटिपिकल में ज्यादा होता है। डॉक्टर, वायरस का कोविड निमोनिया में रोल जो होता है वो किस तरह बदल जाता है? पूरा मैकेनिज्म काम करने का वायरस का किस तरह का हो जाता है? तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस हो, कोविड हो या कोई भी बैक्टीरियल निमोनिया हो, इन्फ्लुएंजा और बैक्टीरियल भी होते हैं। वो भी हवा से या किसी और व्यक्ति जिनको दिक्कत है वहां से आके किसी पेशेंट, मरीज के फेफड़ों में जाके दिक्कत देते हैं। तो उसमें थोड़ी और चीजें रहती है कि उससे रोका जा सकता है। दे आर मोर और लेस प्रिवेंटेबल। एक दो चीज है कि उनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन है। दूसरी चीज है कि मास्क से वो ज्यादा होते नहीं है। कोविड में इतना ज्यादा क्लियर नहीं है कि मास्क 100% अपने को इफेक्टिव होंगे कि नहीं। दूसरी चीज है कोविड का जो तरीका है, एक तो वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। दूसरी चीज है कि वो फेफड़ों के सबसे अंदरूनी हिस्सों में दिक्कत देता है। एक ACE2 इनहिबिटर करके जो अपना एक रिसेप्टर होता है, जिसके थ्रू वो अटैक करके जहां जहां पे वो ACE2 रिसेप्टर है वो सारे ऑर्गन्स में दिक्कत देता है। किडनी हो सकता है, इंटेस्टाइन्स हो सकता है, हार्ट हो सकता है, और लंग्स में क्योंकि सबसे ज्यादा होता है इसके लिए लंग्स में ज्यादा दिक्कत देता है, और वो एकदम बाहर के हिस्सों में ज्यादा दिक्कत देता है, इसलिए उससे सांस लेने की दिक्कतें हैं। और जो CT स्कैन में ग्राउंड ग्लासिंग दिखता है वो उसके कारण से होता है। ये चीजें थोड़ी है, वो बाकी के निमोनिया से अलग है। अच्छा डॉक्टर, क्या आपने अभी हाल फिलहाल में ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें एक टिपिकल निमोनिया और कोविड निमोनिया में फ़र्क दिखा हो? तो कोविड में तो निमोनिया कॉमन रहता ही है। जब ये पहले USA में, भारत से पहले वो USA में एकदम ज्यादा हो रहा था, बढ़ रहा था, तभी उन्होंने भी देखा था कि 20 से 22% लोगों को कोविड के साथ साथ दूसरे जंतु भी प्रेजेंट थे। तो उसके साथ दूसरे वायरस से इन्फ्लुएंजा भी साथ में हो सकता था, बैक्टीरियल भी साथ में हो सकता था। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी को अगर सिर्फ कोविड निमोनिया हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उनको दूसरे जंतु का साथ में ना हो। वो भी पॉसिबल है कि उनके साथ दूसरे जंतु भी साथ में ही प्रेजेंट हो। किस तरह का ट्रीटमेंट जो है दिया जाता है या फिर दिया जाना चाहिए ताकि कोविड-19 का निमोनिया ज़्यादा लंबा ना खिंचे? कोविड निमोनिया के 2 फेजेस होते हैं एक्चुअली। एक फेज होता है जिसको वायरेमिक फेज कहा जाता है, जिस दौरान वायरस बॉडी में घुस के मल्टीप्लाई होके एकदम तेजी से बढ़ता है। उसका 9 दिन से 12 दिन का लाइफ स्पैन एज पर किसी की इम्यूनिटी कहा जाता है। लेकिन दूसरा फेज होता है उसमें जबकि वो अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को ट्रिगर करता है और अपनी रोग प्रतिकार शक्ति एकदम से ज्यादा कोशिश करती है सब कम करने का। उसमें इनफैक्ट थोड़ा बहुत नुकसान भी पहुंचा देती है नॉर्मल बॉडी को। तो वो 2 फेजेस हैं। वायरेमिक फेज में एंटीवायरल्स वर्क करते हैं। अभी तक जो भारत में मौजूद है उसमें से एज पर ICMR 3 ट्रीटमेंट है। वन इज ऑफकोर्स फेविपिराविर, दूसरा है डॉक्सीसाइक्लिन आइवरमेक्टिन है। और जिनको मॉडरेट दिक्कत हो, ऑक्सीजन ऊपर नीचे हो, जिनको डायबिटीज है या दिक्कत बढ़ने की चांसेस ज्यादा है, उसमें रेमडेसिविर इंजेक्शन दिया जाता है। तो ये तीनों चीज खाली वायरल के लिए होती है। इससे आगे कुछ उनको इम्यूनिटी की दिक्कत नहीं आएगी, वो कहना मुश्किल है। तो ये देने के बावजूद लोगों को आगे इम्यूनिटी की दिक्कत आ सकती है, जिसके कारण लंग में स्वेलिंग बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत, वीकनेस बढ़ जाना और कोई सिम्टम आ जाना, जिसके लिए स्टीरॉइड देना पड़ता है और स्टीरॉइड से वो इम्प्रूव हो जाता है। शुक्रिया डॉक्टर। आप लोगों को एक बात बता दूं कि नॉर्थ वेस्टर्न मेडिसिन कोविड-19 निमोनिया रोगियों के लिए एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग के ऊपर इस साल काम करेगी ताकि जिस हद तक लंग्स का डैमेज होता है कोविड-19 में उसे कम किया जा सके। भारत में 16 जनवरी से शुरू होने जा रहे वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तैयारियों जोरों पर है। शुरुआत में फ्रंटलाइनर वर्कर्स को वैक्सीन देने की योजना है और फिर धीरे धीरे दूसरे लोगों तक भी पहुंचेगी। भारत ने फिलहाल कोरोना की 2 वैक्सीन को मंजूरी दी है। साथ ही दुनिया के कई देशों में अलग अलग वैक्सीन लगाई जा रही है। ऐसे में एक चिंता स्वाभाविक है, इन वैक्सीन की कीमत क्या होगी?
दूसरे देशों में लग रही वैक्सीन की कीमत क्या है, हमारी वैक्सीन सस्ती है या उनकी, तो इन सब पर हमारे सहयोगी प्रतीक वाघमारे ने जानकारी जुटाई है। मैंने उनसे बात की है। प्रतीक, सबसे पहले तो आप भारत के वैक्सीन की कीमत बताइए जिन्हें मंजूरी मिली है, क्योंकि हमारा बहुत हद तक तो सरोकार इसी से है। जी खुशबू, बिल्कुल। आप अभी जिन वैक्सीन को मंजूरी मिली, अगर उनकी बात करें तो उसमें एक तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है कोविशील्ड, और भारत सरकार ने फिलहाल इस वैक्सीन के 1 करोड़ 10 लाख डोजेस का ऑर्डर दिया हुआ है और इसकी कीमत 200 रुपये प्रति डोज रहने वाली है। और ये कीमत टैक्स हटाकर मैं आपको बता रहा हूँ। और फिर जो सीरम के मालिक है आधार पूनावाला, उनका ये कहना है कि हम सरकार की रिक्वेस्ट पर शुरुआत में 10 करोड़ डोज 200 रुपये के स्पेशल प्राइस पर दे रहे हैं। हम आम आदमी, ज़रूरतमंद और गरीबों को और हेल्थ केयर वर्कर्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। लेकिन इसके बाद बाज़ार में जैसे ये वैक्सीन उपलब्ध होगी वो 1,000 रुपये के दाम पर बिकेगी। वहीं अगर हम भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की बात करें तो सरकार ने इस वैक्सीन के 38.5 लाख डोजेस का फिलहाल ऑर्डर दिया हुआ है और इनमें से करीब 16.5 लाख डोज भारत सरकार को मुफ्त में मिल रही है। ऐसे में इस वैक्सीन की एवरेज प्राइस 206 रुपये प्रति डोज रह सकती है। प्रतीक, भारत की वैक्सीन की कीमत तो ठीक है, दूसरे देशों में जो वैक्सीन लगाई जा रही हैं उनकी कीमत क्या है? ओके, खुशबू, अगर भारत के बाहर लग रही वैक्सीन की बात की जाए तो सबसे पहले फाइज़र और बायोएनटेक की वैक्सीन ध्यान में आ रही है। इसकी एक खुराक की कीमत 1,431 रुपये तय की गई है, जो भारत के वैक्सीन की कीमत के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अधिक है। वहीं मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें तो एक डोज़ की जो पॉसिबल कीमत है वो 2,348 से 2,715 रुपये तक रहेगी। जबकि चीन की जो वैक्सीन है साइनोफार्म की, उसके एक खुराक के लिए 5,600 रुपये के करीब कीमत चुकानी होगी। और ये तो वैक्सीन जिनकी मैं बात कर रहा हूँ ये काफ़ी सुर्खियों में रही है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ वैक्सीन है, जैसे साइनोवैक बायोटेक की वैक्सीन है जिसकी कीमत 1,027 रुपये प्रति डोज रह सकती है। ऐसे में इन सभी वैक्सीन के एक डोज की कीमत 1,000 रुपये से अधिक होगी। हालांकि भारत के वैक्सीन के अलावा 2 और वैक्सीन है जिनकी कीमत 1,000 रुपये से कम है। एक तो गामालेया सेंटर है जिसकी कीमत 734 रुपये प्रति डोज से कम होगी। वहीं जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है उसकी प्राइस 734 रुपये प्रति डोज रहने वाली है। कुल मिलाकर अगर खुशबू हम सब देखें तो इन सब की तुलना में भारत की जो कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत है जो 200 रुपये प्रति खुराक के आसपास है, वो वैक्सीन काफ़ी सस्ती नज़र आ रही है। हालांकि एक चीज़ और है जो मैं आपको बताऊं कि ये सभी कीमत सरकार के लिए है, यानी सरकार इन कीमतों पर कंपनियों से ये वैक्सीन खरीदने वाली है। हमें कितने में मिलती है ये तो आगे देखने वाली बात होगी। शुक्रिया प्रतीक। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। लौटेंगे तो एक कोरोना वॉरियर से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आज तक रेडियो अब सुनिए आज तक की मोबाइल एप्लीकेशन पर भी। प्ले स्टोर से आज तक की मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। ऐप में आपको सबसे ऊपर राइट साइड में 3 आइकन दिखेंगे, उनमें से एक जो सबसे बीच में है वो है आज तक रेडियो का आइकन। तो उसे उंगली से ज़रा सा छू दीजिए और खुल जाएगा हमारा पिटारा, जिसमें क्या है, न्यूज़ तो हर जगह है पर हमारे यहाँ न्यूज़ है सही कॉन्टेक्स्ट के साथ। खबर तो आ गई पर खबर से आगे की बात क्या है उसका एनालिसिस आपको हमारे यहाँ मिलेगा। और इस ठिकाने पर सिर्फ खबरें ही नहीं हैं, ज्ञान की बातें हैं, मज़ेदार किस्से हैं, बतकही है और भी बहुत कुछ है, जिसका स्वाद लेने के लिए इस गली के चक्कर लगाते रहें। आज तक रेडियो कहते हैं इसे, सुनता है सारा जहां। ब्रेक के बाद आपका फिर एक बार स्वागत है। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज मेरे यानी खुशबू के साथ। जाते जाते आपको हमारे आज के कोरोना वॉरियर से मुलाकात करवाती हूँ, जो कि एक सर्वाइवर भी रह चुके हैं। नाम है डॉक्टर हरि भाई पटनी। कोरोना मरीजों के साथ ड्यूटी के दौरान तमाम प्रिकॉशंस लेने के बावजूद इन्हें कोरोना हो गया। साथ ही इनका बेटा और उनकी पत्नी भी कोरोना संक्रमित पाए गए। पहली बार अपनी बेटी से इनका परिवार कोरोना की वजह से दूर रहा। आइए इनसे ही सुनते हैं कि आखिर कैसे इन्होंने कोरोना से जीत हासिल कर वापस कोरोना मरीजों के साथ ड्यूटी पर तैनात है। हमारे सहयोगी श्रुतिका ने इनसे बात की है। डॉक्टर साहब, फिलहाल अभी आपकी जो सेहत है, हेल्थ है, वो कैसी है? अभी हमारी हेल्थ अच्छी है। कोविड
में मुझे बहुत हाई ग्रेड फीवर हुआ था और बाद में बहुत सारी खांसी हुई थी और खांसी मीठी नहीं रही थी। तो अभी आप बिल्कुल अच्छा महसूस करें? पोस्ट कोविड किसी तरीके का कोई सिम्टम है? हाँ, पोस्ट कोविड मुझे कोई परेशानी नहीं है बराबर। और मेरा पोस्ट कोविड मेरी एंटीबॉडी भी टेस्ट पॉजिटिव आया गया था, एंटी कोविड एंटीबॉडी टेस्ट भी पॉजिटिव हो गया था आफ्टर 21 डेज। जी। और अभी वापस मैंने एंटीबॉडी करवाया तो वो सब नेगेटिव हो गया, क्योंकि वो 3 मंथ के लिए वो एंटीबॉडी पॉजिटिव आता है, बाद में नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, तो सिर्फ 3 मंथ का जो आप कराओगे, अगर आपको कोविड हुआ है तो ही वो एंटीजन टेस्ट जो होता है वो पॉजिटिव आता है? हाँ, आपको 3 मंथ वो एंटीबॉडी अपीयर अपनी ब्लड में रहती है जी। बाद में डिसअपीयर हो जाती है एंटीबॉडी। तो इससे क्या इस चीज पर भी असर पड़ता है कि आपको कोविड दोबारा हो सकता है? हाँ, दोबारा हो सकता है, वापस चौकस हो सकता है, जो मैं कोई पेशेंट के कांटेक्ट में आऊंगा और प्रिकॉशन नहीं लूंगा तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि कोविड हुआ और अब एंटीबॉडी टेस्ट नेगेटिव है, तो इस वक्त कोविड होने के बाद में आप कैसे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, खुद की देखभाल कैसे कर रहे हैं और पेशेंट्स को कैसे बचा रहे हैं? कोविड होने के बाद तो हमारे प्रिकॉशन तो पहले भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी कहाँ से हो गया वो मुझे मालूम नहीं है। क्योंकि कोविड होने के बाद भी पहले जैसे ही प्रिकॉशन रखते थे हम, मास्क, हैंड ग्लोव्स, सैनिटाइजर्स और पीपी किट सब पहनते थे। जी। अच्छा, तो परिवार में आपने बताया था कि फैमिली में भी कोविड हुआ, तो परिवार में किस-किस को कोविड हुआ था? परिवार में मेरे वाइफ को और मेरे बेटे को हुआ था। उनके क्या कोई मेजर सिम्टम्स रहे थे कोविड के दौरान? उनको कोई मेजर सिम्टम नहीं था, लेकिन वो मेरे पॉजिटिव आया और मेरे कांटेक्ट में रहते थे, जी। इसलिए उनका करवाया। मेरे वाइफ का इनके लिए सिर्फ फीवर और मैलेस और फीवरिश ये सब फीलिंग हुआ, लेकिन बाद में वो अच्छे थे। मेजर सिम्टम मुझे ही थे। जी, तो कोविड जब आपको हुआ उस दौरान आपने क्या कुछ किया था, और जो क्वारंटीन था वो आप होम क्वारंटीन थे या हॉस्पिटल में रहे थे? हम कोविड पॉजिटिव आने के बाद मेरी बेटी जो मैं हमसे कभी अलग नहीं हुई थी, जी। हमको उनकी नानी के वहाँ भेज दिया। जी। और हम तीनों एससीपी हॉस्पिटल है अहमदाबाद में, जी। उनमें हम एडमिट हो गए। उसमें टोटल 10 डेज एडमिट रहे और 10 डेज के बाद हमें डिस्चार्ज मिला जब अच्छा हुआ। वो 10 दिन आपने क्या-क्या किया, कैसे उसको बिताया उस समय को? वो 10 दिन हमें ऐसा लगा कि सारी दुनिया से हम अलग हो गए हैं और बहुत ही अजब फील होता था। सपोज क्या बोलते हैं इसको, दुनिया से अलग हो जाना अलिप्त हो जाना, ऐसा लगता है शायद। और उस टाइम में कोरोना का पैनिक भी ऐसा था कि शायद हमको इतना सारा हो गया, और मुझे तो न्यूमोनिया भी हो गया था। अरे बराबर। जी। तो बहुत सारा पैनिक हो गया था। नहीं, ये कहा जाता है ना कि डॉक्टर्स पेशेंट्स को समझाते हैं जब कोविड हो जाए कि आप परेशान मत होइए, तनाव में मत जाइए। जब एक डॉक्टर को कोविड हुआ तो उन्होंने तनाव के लिए किससे राय ली? आपने किससे राय ली थी? किसी और अपने सहयोगी डॉक्टर से, या आपने अपने ही ट्रीटमेंट को अपने ऊपर अपनाया था? नहीं, वो जो कंसल्टेंट होते हैं वहाँ एसवीपी हॉस्पिटल में, जी, उनकी राय और इसके हिसाब से वो जो ट्रीटमेंट देते थे वही हम लेते थे। जी। क्योंकि वो कंसल्टेंट थे वहाँ के एसवीपी। अच्छा, कोई आप संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को जो हमें अभी सुन रहे हैं या कोविड से इस वक्त जूझ रहे हैं? एक पॉजिटिव मैसेज है, जो हम हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे उस हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर, सब नर्सिंग ब्रदर्स, सिस्टर्स, इवन सर्वेंट्स, बहुत सारे बहुत हेल्पफुल थे, बहुत ही अच्छा, सब पेशेंट को हेल्पफुल थे और घर जैसा ही फील कराते थे। ऐसा नहीं कराते थे कि तो आप कोविड हो और आपसे दूरियां रखनी है। वो सीपी किट पहन के सबके पास जाते थे, सबको आश्वासन देते थे, आप डरो मत, और बहुत अच्छे तरीके से पेश आते थे। आपको बहुत बहुत बधाई डॉक्टर साहब, और शुभकामनाएं भी। और अब देखिए, चलने का वक्त है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए अपडेट्स के साथ। आपको आज का कोरोना कवरेज कैसा लगा, हमें फीडबैक दीजिए। हम आपका मेल ज़रूर पढ़ेंगे। लिख भेजिए radio@aajtak.com पर। नमस्कार। एक तार म्यूजिक का और एक तार पोएट्री का, दोनों मिल जाएं तो क्या बनता है? दो तारा। मैं हूँ चिन्मयी और मैं हूँ जोएल। हम गाते हैं, सुनाते हैं कविताएं, कभी गिटार पर तो कभी बांसुरी पर, और कभी अपने घर में पड़े हुए बक्से की थाप पर। तो सुनिए हमारा दो तारा, सिर्फ आज तक रेडियो पर।